हेलो। आज जो है हम लोग पैराग्राफ 10 देखने चल रहे हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में जो पीछे 9 पैराग्राफ तक पढ़ा दिया गया है। आज जो हम लोग देखने चल रहे हैं पैराग्राफ 10 देखने चल रहे हैं। किताब लेकर ही बैठिए और देखते चलिए, पढ़ते चलिए। कहानी हम एक एक लाइन के बताते चल रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, यानी कहने का मतलब है मैं पश्चिम से घृणा नहीं करता हूं। यानी पश्च सभ्यता, पश्चिम का यहाँ का मतलब हुआ कि यानी पीछे की सभ्यता जो है मैं उससे घृणा नहीं करता हूं। वेस्ट, West, I am thankful to the West for many things I have learned from Western literature, but I am thankful to modern civilization for teaching me that if I want India to rise to its fullest highest, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, and that is that we must shun it at all costs। यानी कहने का मतलब है कि पीछे का जो सभ्यता है मैं उससे घृणा नहीं करता हूं। मैं पश्चिम अथवा पश्च सभ्यता यानी पीछे की सभ्यता को अनेक बातों के लिए जो मैंने अंग्रेजी साहित्य में सीखी, मैं उसे धन्यवाद देता हूं। मैं चाहता हूं कि भारत अपनी अधिकतम ऊंचाई तक प्रगति करे। मैं अपने देशवासियों से स्पष्ट शब्दों में कह सकता हूं कि अनेकों वर्ष के आधुनिक सभ्यता के अनुभव के बाद बहुत सारे पीछे सभ्यता जो है उससे जो हमको अनुभव हुआ, मैंने या हमने उसके केवल एक पाठ याद किया है, और वह है कि हम उससे आधुनिक सभ्यता से दूर रहे। यानी पीछे की सभ्यता जो है मैं वह पढ़ा है और मुझसे यह ज्ञान हुआ है कि पीछे की सभ्यता जो है, आज की सभ्यता जो है, आधुनिक सभ्यता जो है उससे कहीं वह दूर है। हमारे महात्मा गांधी का कहना है कि पीछे मैं यह घृणा नहीं करता हूं कि मैं पीछे यानी मैं पश्चिम अथवा पश्च सभ्यता के अनेक बातों के लिए जो मैंने अंग्रेजी साहित्य में सीखा है मैं उसको भी धन्यवाद देता हूं। मैं चाहता हूं कि लेखक का कहना है कि मैं चाहता हूं कि भारत अपनी अधिकतम ऊंचाई तक प्रगति करे जितना हो सके। मैं अपने देशवासियों से स्पष्ट शब्दों में कह सकता हूं कि अनेक वर्षों के आधुनिक सभ्यता के अनुभव के बाद मैंने या हमने उसने केवल एक पाठ याद किया है, और वह है कि उससे आधुनिक सभ्यता से दूर रहे। ठीक है, 11 नंबर देखिएगा पैराग्राफ। व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, वह आधुनिक सभ्यता क्या है? इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, यह भौतिक वस्तुओं की आराधना है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रॉट इन अस, इट इज evidentiated materialism, and modern civilization is nothing if it does not think at very step of the triumph of material civilization। यानी कहने का मतलब है कि वह आधुनिक सभ्यता क्या है? यह भौतिक वस्तुओं की आराधना है। यह हमारे अंदर बैठी जो है, यह पूर्वता भौतिकवाद है जो अंदर हमारे दिल में बैठा हुआ है। वह क्या है? पहले का भौतिकवाद है। भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण है तथा आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है, उनका कुछ भी महत्व नहीं है। यानी पहले की सभ्यता जो है वह कुछ नहीं है, यानी उसका कुछ आज के डेट में महत्व नहीं है यदि वह प्रत्येक स्तर पर भौतिक सभ्यता पर शानदार विजय प्राप्त नहीं करता है। यानी कह रहा है कि पीछे की जो भौतिक सभ्यता है उसको आज हम लोग कोई महत्व नहीं दे रहे हैं।
वह प्रत्येक स्तर पर भौतिक सभ्यता पर जब तक वह शानदार विजय प्राप्त नहीं कर सकता है तब तक उसका कोई मान नहीं है। आगे देखिएगा 12 नंबर में, इट इज परहैप्स अननेसेसरी इफ नॉट यूजलेस, दो सभ्यताओं की इफ नॉट यूजलेस टू वेट द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन, यानी दो सभ्यताओं की विशेषताओं अथवा गुण का मूल्यांकन करना यदि निरर्थक नहीं हो तो अनावश्यक आवश्यक है। ठीक है ना, दो सभ्यताओं का अगर विशेषता का गुण जो है उसका मूल्यांकन यदि कर रहे हैं, अगर वह निरर्थक नहीं होता है तो उससे कुछ लाभ नहीं है। इट इज लाइकली दैट द वेस्ट हैज evaluated a civilization situated to its climate and the surrounding, and a smiling we have a civilization suited to our condition, and both are goods in their own respective sphere। देखिए बहुत आसान से धीरे धीरे एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं कि विद्यार्थी को समझ में आए। यानी कहने का मतलब है कि दो सभ्यताओं, यह संभव है कि दो सभ्यताओं का जो गुण है मूल्यांकन करना है, यह संभव है कि पश्चिम से एक सभ्यता उसकी जलवायु तथा वातावरण के अनुकूल विकसित की है, यानी पश्चिम का जो सभ्यता था उसकी जलवायु या वातावरण जो है उसके अनुकूल, उसी के आधार पर जो विकसित हुआ है, और उसी प्रकार हमारी एक सभ्यता है, हमारी भारत का जो सभ्यता है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, भारतीय सांस्कृतिक सभ्यता जो है, जो हमारी परिस्थितियों के अनुकूल है तथा दोनों अपने निजी परिवेश में उत्तम है। आज की जो सभ्यता है और पहले की जो सभ्यता था, दोनों अपने आप में एक उच्च श्रेणी देता है। 13 नंबर में देखिएगा, द डिस्टेंसिंग कैरेक्टरिस्टिक फॉर द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ द ह्यूमन वांट्स, यानी आधुनिक सभ्यता के पृथक्करण का चरित्र मानवीय आवश्यकताओं में अपरिमित गुणात्मक वृद्धि होना है। And smiling we have a civilization situated to our condition, and both a good in their own respective sphere, यानी कहने का मतलब, सॉरी 13 नंबर पढ़ रहे हैं, the distinct characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of the human wants, यानी आधुनिक सभ्यता के पृथक्करण का चरित्र मानवीय आवश्यकताओं की अपरिमित गुणात्मक वृद्धि होना है। आगे देख रहे हैं, द characteristic of the ancient civilization is an imperative restricted upon really from want of living faith in a future state, and therefore also in divinity, यानी प्राचीन सभ्यता का चरित्र उन पर आवश्यकताओं पर अनिवार्य नियंत्रण होना है तथा इसके अतिरिक्त इन आवश्यकताओं इच्छाओं पर कठोर क्रम में रखना पश्चात असंतोष की उत्पत्ति का वास्तविक कारण उसका भविष्य के प्रति विश्वास का अभाव था। यानी वह उसके ऊपर पहले से उसका विश्वास नहीं था, विश्वास नहीं किया गया, इसलिए यह जो आज की सभ्यता है, इस प्रकार वह पहले की सभ्यता से भिन्न है। द मॉडर्न और वेस्टर्न इंसेंचुएबलिस्ट arise really from want living faith in a future state, and therefore also in avenging the restraints of ancient Eastern civilization arise from the belief often in spite of ourselves in a future state and the existence of a divine power। और इसलिए देवी अथवा ईश्वरीय सत्ता पर भी विश्वास नहीं है आजकल जो कर रहे हैं। पुराने सभ्यता में जो था देवी पर, ये ईश्वरीय सत्ता पर बहुत काफी लोग विश्वास करता था, लेकिन आजकल की जो सभ्यता है हमारी, इस पे देवी और ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास नहीं है। प्राचीन तथा पूर्व की सभ्यता थी, सभ्यता का एक विश्वास से उत्पन्न होता था अक्सर हम लोग द्वारा भविष्य की स्थिति तथा एक ईश्वरीय सत्ता के अस्तित्व के स्थान पर भी हैं।
आज जो है थोड़ा बड़ा हम लोग ईश्वरीय पर विश्वास कर रहे हैं, ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास कर रहे हैं, पहले की सभ्यता से बहुत यह कम है। यहां देखिए 14 नंबर देखा जाए, 14 में है some of the immediate and brilliant result of modern inventions are too maddening to resist। यानी कहने की मतलब है आधुनिक आविष्कार के कुछ तत्काल या व्यवसायिक परिमाण, but I have no manner of doubt that have the victory of man, else in that resistance we are danger of warding away the permanent gods for a momentary pleasure। यानी कहने का मतलब है आधुनिक आविष्कार के कुछ तत्कालिक तथा व्यवसायिक परिमाण प्रतिकार करने के क्रम में अत्यंत उन्मूलन करने वाले हैं। उसके बाद देखिएगा 15 नंबर पे जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल सिमिलरिटी Hinduism has made still more marvelous discourses in things of relation of the aspect of the soul। यानी किंतु मुझे तनिक सा यानी थोड़ा सा भी संदेश नहीं है कि मनुष्य के विजय उस प्रतिहार में निहित है। हम लोग क्षणिक आनंद के अस्थायी वस्तुओं से विनिमय द्वारा जो कर देते हैं, मैंने अपना स्वार्थ के लिए कुछ गलत काम कर देते हैं, उसको कभी क्या कहना है कि यह नहीं करना चाहिए मनुष्य को। बट वी हैव नो आई, 16 नंबर देखिएगा, बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज वी आर डाजेड बाय द material progress that western science has made। I am not ignorant of that process, in fact it almost seems as though God in his wooden has prevented India from progressing also those lines so that it might fulfill its spherical mission of resisting the onrush of materialism। यानी कहने का मतलब है किंतु हमारे पास महान एवं सुंदर आविष्कारों को देखने के लिए आंखें नहीं है, अच्छे कामों को देखने के लिए कवि का कहना है इस पर कि हमारे पास महान एवं सुंदर आविष्कारों को देखने के लिए आंखें नहीं है। पश्चात विज्ञान ने जो भौतिक प्रगति की है हमारे देश के लिए, उसमें हम चौंधिया गए, यानी क्या हो गए, नजरअंदाज कर रहे हैं अथवा हक्का बक्का हो गए, यानी जग क्या हो जाता है उसको जग तक, यानी सुस्त हो गए। उस प्रगति से हम प्रसन्न नहीं हैं, यानी जो विकास किया है वैज्ञानिक ने हमारे लिए, हमारे भारतीय सभ्यता के लिए, उससे हम प्रसन्न नहीं हैं। ऐसा पाया प्रतीत होता है कि संभव ईश्वर ने अपनी बुद्धिमत्ता से भारत को उस मार्ग द्वारा प्रगति करने के से रोका है जिसे वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भौतिक अथवा जड़वादी प्रवृत्ति के प्रवाह से स्वयं को रोक सके। ठीक है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ 17 नंबर, पूरा एक पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं एक और उसका हिंदी बता रहे हैं। आफ्टर ऑल देयर इन समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज द गिफ्ट इज अलाइव ऑफ टिल नाउ इट विटनेस द फॉल ऑफ बेबीलोनिया, सीरियन, पर्शियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन। Cast a look around you. We is Rome and where Greece? Can you feel there were the Italy of given, rather the ancient Rome or Rome was Italy। यानी कहा जा रहा है आखिर तो हिंदू में ऐसा कुछ है
जो अब तक इसे जीवित रखे हुए है। कुछ तो कुछ है हिंदू में जो अब तक क्या किया गया है, जीवित रखे हुआ है। इसे बेबीलोन, सीरिया, एशिया यानी फारस तथा मिस्र की सभ्यता का पतन देखा है, सभ्यता का पतन देखा है। ये सब जो है, ये सब को बेबीलोन के, सीरिया का, एशिया यानी फारस का तथा मिस्र की सभ्यता का पतन देखा है। अपने चारों ओर एक दृष्टि डाले, कहां रोम और कहां ग्रीक, यूनान, ग्रीक का दूसरा नाम यूनान है, कहां रोम है और कहां ग्रीक है। क्या आप विद्वान अंग्रेज इतिहासकार की इटली को आज कहीं खोज सकते हैं? नहीं ना खोज सकते हैं। जो पहले बीत गया सभ्यता उसको आज खोज सकते हैं अथवा प्राप्त कर सकते हैं। अथवा प्राचीन रोम को, क्यों रोम ही इटली था, प्राचीन रोम को क्यों कि रोम ही इटली था। रोम का ही दूसरा नाम क्या था? प्राचीन रोम जिसको हम लोग बोलते थे उसी का नाम क्या था? इटली है, जो आज चेंज क्या किया गया। 18 नंबर पैराग्राफ, गो टू ग्रीस यानी ग्रीस जाइए, यानी ग्रीस का दूसरा नाम यूनान है, यूनान जाइए। गो टू ग्रीस वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन द कमिंग टू इंडिया, let one go through the most ancient records and then look around you and you would be constrained to say yes I see here ancient India till living। यानी कहने का मतलब है कि यूनान जाइए, विश्व प्रसिद्ध एटिक सभ्यता कहाँ है, मान विश्व का प्रसिद्ध जो है एक यूनिक सभ्यता जिसको कहा जाता है वह कहाँ है। तब भारत की ओर आकर कोई भी व्यक्ति अत्यंत प्राचीन विवरण का अध्ययन करे, पहले दूसरी जगह घूम ले, उसके बाद भारत आकर क्या करे, यहाँ का प्राचीन विवरण जो है उसको क्या करे, अध्ययन करे, तथा तब अपने चारों ओर देखे कि आप यह कहने का विवश होंगे, हाँ मैं प्राचीन सभ्यता को अभी भी प्राणवान देखता हूं। यानी प्राचीन सभ्यता को क्या करते हैं, जिंदा देखते हैं। नेक्स्ट, ट्रू देयर वेयर, 19 नंबर पैराग्राफ, ट्रू देयर वेयर डंक्स हैव्स टू हेयर एंड देयर बट देयर आर रिच ट्रेजर्स वर्डेड अंडर देम एंड द रीजन वाई इट हैज survived it that the end which Hinduism set before it was not developed along material but spiritual lines। यानी कहने का मतलब है कि यह सत्य है कि गोबर के ढेर वह भी यत्र तत्र सभी जगह फैले पड़े थे, किंतु उसके अंदर समृद्धि खजाना गड़ा हुआ था। यानी कहा गया है कि गोबर के ढेर पहले की सभ्यता जो था वह यत्र तत्र फैले हुए थे, किंतु उसके अंदर जो है कुछ ऐसा खजाना था जो अंदर था। किंतु यह क्योंकि जीवित रहा, इसका कारण यह है कि जो लक्ष्य हिंदुत्व ने पहले निर्धारित किया था वह सांसारिक अथवा शारीरिक सुख संबंधी विकास नहीं, पर लैंगिक तथा आध्यात्मिक मार्ग पर था। यानी जो था वह आध्यात्मिक मार्ग पर अध्ययन के आधार पर था। 20 नंबर देखिएगा, our civilization, our culture, our civilization, our culture, 21 नंबर है ना। our civilization, our culture, our civilization depends not upon multiplying our wants, self indulgence, but upon restraining oneself डेनियल। यानी यह भी कहा जा सकता है हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज्य, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज्य आवश्यकताओं की बहुलता आत्मसंतोष पर निर्भर नहीं है अथवा आश्रित नहीं है। यानी हमारी सभ्यता जो है किसी अन्य सभ्यता पर निर्भर नहीं है, बल्कि इच्छाओं तथा आवश्यकताओं पर नियंत्रण आत्म परिग्रह है। वह स्वयं अपनी इच्छा के ऊपर, स्वयं अपने आत्मसमर्पण के ऊपर वह निर्भर है। 21 नंबर में देखिएगा, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नॉट डाउट सिचुएटेड फॉर द यूरोपियंस बट इट विल रेन फॉर इंडियन इफ वी endeavor टू कॉपी। यानी
यूरोपियन सभ्यता निस्संदेह यूरोपवासियों के अनुकूल है, किंतु यदि हम इसका अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, इसका अर्थ भारत का विनाश है। यानी यूरोपीय सभ्यता जो है, अगर उसका हम लोग अनुसरण करते हैं तो समझ जाइए कि यह क्या है, भारत का विनाश है। ठीक है ना। दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट एडवाइड एडमिनिस्ट्रेटर whatever may be good and capital of assimilation by us, as it laws lot also mean the event the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it। यानी कहने का मतलब है, कहने का यह अर्थ है, यह अर्थ नहीं है कि कहने का यह अर्थ नहीं है कि जो भी अच्छा तथा स्थिरता प्रदान करने की योग्य हैं, हम उसे स्वीकार तथा उपयोग नहीं कर सकते थे। उसी प्रकार इसका यह भी अर्थ नहीं है कि यूरोप निवासी भी उन कार्यों को जिनमें बुराई प्रविष्ट कर गई है, उसको त्याग नहीं करेंगे। जिसमें यानी यह यूरोप के समय में जो बुराई, यूरोप की सभ्यता के समय में जो बुराई थी, आज जो प्रविष्ट कर गया है हमारी सभ्यता में, उसको हम हटा नहीं सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 22 नंबर, द इंसेक्ट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज सच एंड इविल, एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट द यूरोपियंस देमसेल्व्स विल हैव टू remodel their outlook if they are not to preach under the weight of the comfort to which they are become slave. It may be that my reading is wrong, but I know that for India runs after the golden fleece is to quote certain death। यानी कहा जाता है भौतिक सुख विलासिता तथा उसकी अधिक ऐसी बुराई है, तथा मैं सशक्त शब्दों में कहता हूं, साधारण शब्दों में कहता हूं कि यूरोपीय समाज को अपने दृष्टिकोण का पुनर्लोकन करना चाहिए, उसके महत्व को जानना चाहिए। यदि वे विलासिता के भार जिसने उन्हें गुलाम बना दिया है, उसके प्रताड़ित होना नहीं चाहते हैं, संभव है मेरा आकलन गलत हो, किंतु मैं जानता हूं भारत के लिए गोल्डन फ्लीस यानी ग्रीस ग्रंथों के अनुसार एक बहुमूल्य पदार्थ जो सांवों की पहरेदारी तथा अग्नि से घिरा हुआ है तथा उसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। जो भी हमें ग्रीस धार्मिक ग्रंथों के अनुसरण एक बहुमूल्य पदार्थ जो सांवों के पहरेदारी से तथा अग्नि से घिरा हुआ है, उसे हम प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। जो भी पहले की सभ्यता से आज की सभ्यता में जो पड़े हैं, उसको निकलना आज के डेट में बहुत ही कठिन है। इसके प्रति आसक्ति अपनी मौत को स्वयं आमंत्रित करता है, कहता है अपने मौत को आमंत्रित करता है। इट मे बी दैट मी रिस्पॉन्ड रॉन्ग, बट आई नो दैट फॉर इंडियन रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज टू कोट सर्टेन डेथ, लेट अस इंजेंट ऑन आवर हार्ट द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिशन cannot have high living, and we a few who profess to do the thinking for the mission, thinking the millions cannot have high living, and we the few who profess to do the thinkings for the men's message run the race in a vain search after high living or missing him high thinking। यानी कहने का मतलब है, अर्थात भारत के लोग निरर्थक इस वर्ष एक बहुमूल्य निरर्थक वस्तुओं के प्रति आसानिक उसके निवास का कारण बन सकती है। यानी जो आज जो है भारत के लोग जो निरर्थक बहुमूल्य निरर्थक उससे भी अधिक
के प्रति असान्वित उसके निवास का कारण बन सकता है। हम लोगों को अपने हृदय में एक बाद में दार्शनिक के विचारों को अंकित कर लेना चाहिए। उनका कथन है, सरल जीवन तथा उच्च विचार, यानी सरलता से जीना, और उसका सोच जो होना चाहिए कभी भी उच्च होना चाहिए। आज यह निर्विवाद तथ्य है कि लाखों व्यक्ति का उच्च जीवन स्तर नहीं हो सकता है। सब आदमी को जीवन स्तर ऊंचा नहीं हो सकता है, तथा हम में से कुछ लोग जन समुदाय के हित में करने की प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु वह अपना जीवन खतरे में डाल लेते हैं, यानी खतरे में डाल लेते हैं। प्रयास तो करते हैं सब लोग अच्छा, लेकिन वो अपना जीवन कुछ लोग जो है खतरे में डाल लेते हैं। उच्च जीवन स्तर की तलाश में विधायक माने भटकते दिखावा करते हैं। वे उदार विचार को खो रहे हैं, उससे वंचित हैं। नेक्स्ट 23 नंबर, सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ देम कंसिस्ट नॉट इन द multiplication but in the deliberated and the voluntary restriction of wants, यानी सभ्यता अपने वास्तविक अर्थों में अधिवाक्य में निहित नहीं है, बल्कि विचार विमर्श तथा आवश्यकताओं पर स्वैच्छिक नियंत्रण में निहित है। यह कहा जा सकता है, this along insist the promoted cultivated real happiness and the capacity for service। यह अकेले ही आत्मसंतोष, सच्ची प्रस्तावना तथा सेवा क्षमता में वृद्धि तथा उत्थान करती है। नेक्स्ट 24 नंबर पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ है। A certain degree of physical harmony and the comfort is necessary, but above certain level it becomes hindrance instead of the help। शारीरिक शांति, अनुरूपता तथा आराम आवश्यक है, किंतु एक निश्चित स्तर से ऊपर यह सहायता करने का बजाय यानी बाधा, रुकावट भी कह सकते हैं, हो जाते हैं। यानी शारीरिक शांति, अनुरूपता तथा आराम तो अवश्य है, शरीर को आराम है हमारे इस सभ्यता में, किंतु एक निश्चित स्तर से ऊपर यह सहायता करने की बजाय रुकावट हो जाते हैं। कहने का मतलब है, therefore the ideals of sorting in unlimited number of wants and satisfied them seems to be dualizations and are the certification of one's physically needs, even the intellectual needs of the one's narrow if meet at a certain point, a dead stop before it is degenerated into physical and intellectual voluptuousness. A man must arrange his physical and culture circumstances to that they do not hinder him in his service of humanity, on which all his ingenuity should be conducted। यानी कहने का मतलब यह है कि असीमित संख्या में आवश्यकताओं को सृजना की नीति तथा उसका तुष्टिकरण भ्रमक गुमराह करने वाली यह फंदा है। किसी व्यक्ति को भौतिक आवश्यकताएं, यहाँ तक कि किसी को संकुचित स्वार्थ, उसके बुद्धिजीवी तथा मानसिक आवश्यकता एक निश्चित बिंदु पर मिलना चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति हो, उसका मानसिक जो विचार होना चाहिए, बात करने का, रहन सहन का विचार होना चाहिए, एक निश्चित बिंदु पर मिलना चाहिए, एक पूर्ण विराम के साथ। इसके पहले यह शारीरिक यानी भौतिक तथा बुद्धिजीवी विलासितों में नष्ट ना हो जाए। एक मनुष्य को अपनी भौतिक तथा सांस्कृतिक सभ्यताओं के क्रमबद्ध करना चाहिए, जिससे उसके द्वारा दी जाने वाली मानवता की सेवा, जिस पर उसकी सारी ऊर्जा केंद्रित होनी चाहिए, तथा वे उसे व्यवधान नहीं पहुंचाए, किसी को क्षति नहीं पहुंचाए। ठीक है, ये जो है
बुक खत्म हुआ, 24 पैराग्राफ था। इसका वर्ड पावर भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव कल डाल दिया गया है इस चैप्टर का, जितना VVI है, विशेष पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही पढ़िएगा, उसी में से क्वेश्चन रहेगा। ये आपको जो भी ऑब्जेक्टिव डाला गया है उसमें से एक क्वेश्चन निश्चित रहेगा एग्जाम में। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि पढ़िए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और रीडिंग करते रहिए। जब भी बुक पढ़िए तो बुक लेकर बैठिए, बुक अपने बुक में देखते चलिए और यहाँ इसका जो कहानी दिए हुए हैं वो आप पढ़ते चलिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। ये जो है इंडियन सिविलाइजेशन का वर्ड पावर है सब। वर्ड पावर विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वर्ड पावर देख लेंगे।